दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे मैंने आपको कई कहानियां सुनाई और हर कहानी में पहले लाश मिलती है। प्रयास यही होता है कि लाश की शिनाख्त हो जाए। शिनाख्त होने के बाद ही कातिल पकड़ा जाता है, क्योंकि फिर कड़ी दर कड़ी जुड़ती है, पुलिस वाले जाँच पड़ताल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी में एक लाश मिलती तो है लेकिन उसकी पहचान नहीं होती। पुलिस वाले मामले को दबा देते हैं, सारी चीज़ें दफन हो जाती हैं। वक्त के ही न जाने कितने पहलू उस पर बदलते रहते हैं। फिर अचानक से वो लाश बोलती है, अपने कातिल का नाम बताती है। कातिल का नाम जब निकल के सामने आता है तब जाके कहीं लाश की शिनाख्त होती है और पता चलता है कि मरने वाला कौन था। तो पूरी कहानी क्या है आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से हाजिर है। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। महाराष्ट्र का एक जिला उस्मानाबाद, और इसी उस्मानाबाद में एक गांव पड़ता है, बघौली गांव। और इस गांव में कई कुएं बने थे। 2015 की बात है। शायद उस गांव के कई लोग आज भी कुएं से अपनी प्यास बुझाते हैं। अब कई कुएं वक्त के साथ साथ बंद हो गए, कई कुएं ऐसे थे जो चालू हालत में थे। तो ऐसे ही एक कुएं में 21 दिसंबर की बात है, यानी 21 दिसंबर साल 2015 की एक डेड बॉडी मिलती है। अब जैसे ही गांव वालों ने बॉडी देखी, फौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी मौके पे पहुंची। उसने फिर कुछ लोगों को अंदर कुएं में घुसाया। उसके बाद उस लाश को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जब उस लाश को देखा तो पता चला कि ये जो लाश है एक लड़की की लाश है। उस पर किसी ने बुरी तरीके से अटैक किया था, जगह जगह जख्म के निशान थे और शायद उस लड़की का गला घोटा गया था, क्योंकि और कोई चाकू या फिर गोली के निशान थे नहीं। बॉडी में कहीं जहर के भी कोई सिम्टम नहीं थे। तो ऐसा लग रहा था कि इस लड़की का किसी ने गला घोटा है। पुलिस वालों ने जब बॉडी देखी उसके बाद बॉडी की अच्छी तरीके से तलाशी ली कि शायद कुछ मिल जाए तो लड़की की पहचान हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से लड़की के पास कुछ भी नहीं मिलता। लड़की ने जो कुछ पहन रखा था बस वो कपड़े थे, बाकी वो लाश थी। पुलिस वालों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कुछ गोताखोर बुलाए कि कुएं में तलाशी ली जाए, क्या पता उसमें कुछ पर्स मिल जाए। आमतौर पे ऐसा पुलिस वालों को लग रहा था कि लड़की भाग रही होगी। उसके बाद कुछ लोगों ने गला घोटा होगा, कुछ डॉक्यूमेंट इसने रखे होंगे, कुएं में फेंका होगा, डॉक्यूमेंट कुएं में गिर गया होगा। लिहाजा पुलिस वालों ने कुछ गोताखोर बुलाए। गोताखोर बुलाने के बाद कुएं में घुसवाया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाए। गोताखोर भी बेचारे घंटों तलाशी करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से इस बार भी पुलिस वालों के हाथ खाली। ना ही कोई कागज़ मिला, ना ही कोई ऐसी चीज़ मिली। घंटों वक्त गुजर गए। पुलिस वालों ने अब आसपास के लोगों से पूछा कि क्या इस लड़की को कोई जानता है। पुलिस को लगा कि शायद कोई जानकारी मिल जाए। अब आसपास से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस वाले करें तो करें क्या। जैसे 1-2 दिन गुजर गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो मरने वाली लड़की है उसका गला दबाया गया और गला घोट के ही उसकी हत्या हुई है। तो पुलिस वालों ने जब देखा कि ये मामला कत्ल का है, हालांकि पहले भी उन्हें लग ही रहा था, और इधर बॉडी की शिनाख्त भी नहीं हो रही, देखते देखते 72 घंटे गुजर गए, तो फिर पुलिस वालों ने लावारिस मान के उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। और उस लाश की जो फ़ोटोज़ उसने खींची थी पुलिस वाले ने, उसको पूरे इलाके में सर्कुलेट कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद बघौली या फिर उसके आसपास की कहीं की ये लड़की होगी तो शिनाख्त हो जाएगी। अब पूरे इलाके में सर्कुलेट कर दिया, कहीं से कोई जब शिनाख्ती नहीं हुई तो पुलिस वालों ने जांच पड़ताल का थोड़ा सा और दायरा बढ़ा दिया। पूरे ज़िले में सर्कुलेट कर दिया, जो उस्मानाबाद था उसमें, कि शायद यहाँ से कुछ पता चल जाए। वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद पुलिस वालों ने पूरे महाराष्ट्र में सर्कुलेट कर दिया कि शायद अब तो इस लड़की की शिनाख्त हो जाए। दिन गुजरते रहे, जो फ़ोटो थी सोशल मीडिया से लेके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम अलग अलग जगहों पे तैरती रही। ना ही इस लड़की की कहीं शिनाख्त हुई, ना ही पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई था जो इस लड़की को जानता हो। हर एक थाने के नोटिस बोर्ड पे इस लड़की की तस्वीरें चिपका दी गई। हर एक जगह पे इस लड़की के तस्वीर को सर्कुलेट किया गया, लेकिन ना ही कहीं से कोई जानकारी मिली, ना ही इस लाश की शिनाख्त हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। पुलिस वालों ने भी अपना एक आखिरी काम किया कि इस लड़की की तस्वीर को, जिसकी लाश मिली थी, उसको आसपास के राज्यों में भी सर्कुलेट कर दिया।
वहाँ की पुलिस वालों से कांटेक्ट किया और कहा कि आप इस लड़की को ढूंढिए। कर्नाटक में भेजा, आंध्र प्रदेश में भेजा, अगल बगल के तमाम और राज्यों में भेजा, इस उम्मीद में कि शायद इस लड़की की शिनाख्त हो जाए तो हम कुछ कर सकें। लेकिन देखते ही देखते कई महीने गुजर गए, ना ही इस लड़की की कोई पहचान हो सकी, ना ही इस केस में कोई बात आगे बढ़ी। अब पुलिस वाले भी जब देखते हैं कि कहीं से कोई इस लड़की को जानने वाला, इस लड़की को पहचानने वाला नहीं मिल रहा, लाश की शिनाख्त हो नहीं रही, कोई सबूत वहाँ पे मिला नहीं, कोई सुराग ढूंढे हाथ आ नहीं रहा, तो पुलिस वालों ने भी कहा कि क्या माथापच्ची करें फालतू, और भी मामले हैं, चलते हैं उसमें काम करते हैं। क्या एक मामले को लेके बैठे रहें जिसका ना कोई सर मिल रहा, ना कोई पैर मिल रहा, कभी कोई आएगा तो देखा जाएगा। इसके बाद पुलिस वालों ने भी उस मामले को यूं ही छोड़ा और दूसरे मामलों पे ध्यान देने लगे। वक्त गुजरता चला गया, लगभग 1 साल का वक्त गुजर गया। और 1 साल का जब वक्त गुजरता है तो इस 1 साल में पुलिस डिपार्टमेंट में भी कई ट्रांसफ़र हुए, कई नई पुलिस वाले आए, कई पुराने चले गए, अलग अलग थानों पे अलग अलग लोग आते रहे, जाते रहे। और ऐसे ही एक पुलिस वाले थे जिनका नाम है राजतिलक रोशन, उनकी यहाँ पे पोस्टिंग होती है। अब जब राजतिलक रोशन जी की पोस्टिंग हुई तो उन्होंने फिर जब अपना कार्यभार संभाला तो तमाम पुलिस वालों से अपना इंट्रोडक्शन किया, उनके बारे में जाना, यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, यहाँ के लोकल गुंडा माफियाओं के बारे में विचार विमर्श किया कि कैसे क्राइम कंट्रोल किया जाए। और साथ ही उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने एक तरह से एक मिशन चलाया कि ऐसे तमाम मामले जो अनसॉल्व हों, उन तमाम मामलों को फिर से खोला जाए और इन तमाम मामलों को एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश की जाए। चूँकि हर केस कुछ ना कुछ कहता है, हर केस के पीछे एक कहानी होती है, कोई पीड़ित होता है, कोई टॉर्चर करने वाला होता है, तो पीड़ित को इंसाफ मिल सके, जो टॉर्चर करने वाला है उसके अंदर कानून का डर हो सके। इसी सोच के तहत राजतिलक रोशन ने जितने अनसॉल्व मामले थे उनको फिर से अपने सामने बुगवाया। अब तमाम मामले आए, हर मामले पे पुलिस वालों ने फिर से काम करना शुरू किया और इन्हीं तमाम मामलों के बीच एक फ़ाइल इस बघौली गांव के कुएं में मिली उस लाश की भी फाइल दबी पड़ी थी। तमाम फाइलों के साथ जब बघौली गांव के कुएं की लाश वाली फाइल राजतिलक रोशन के टेबल पे आई, उन्होंने इस फाइल को जब फिर से पढ़ा तो कहा कि इस फाइल को फिर से खोला जाए और फिर से जांच पड़ताल की जाए, क्या पता सुधर जाए। और साथ ही एक काम उन्होंने और किया कि इस केस के जो आईओ थे उनसे एक बार बातचीत की और ख़ुद को इस केस का आईओ बनाया। यानी ये कहा कि अब इस केस का जो पड़ताल जांच तफ्तीश होगी वो मैं खुद करूँगा। अब राजतिलक रोशन ने जब इस केस को अपने हाथ में लिया तो फिर से केस को स्टडी किया कि क्या कुछ हुआ था। उन तमाम लोगों से 1 साल बाद जाके फिर से मुलाकात की जो उस टाइम उस कुएं पे मौजूद थे। सबसे एक एक बारीकी समझी, सबसे एक एक डिटेल ली, जिसने सबसे पहले उस लाश को देखा था उससे पूछताछ करी, लेकिन न तब कोई बात पता चली थी, न अब कोई बात पता चली। राकेश रोशन भी परेशान कि ये क्या है। बहरहाल उन्होंने जब देखा कि कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही, तब उन्होंने कहा कि जब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा तो एक चीज़ है कि लाश बोलती ज़रूर है। अगर कोई लाश से कायदे से पूछने वाला हो तो लाश बोलती है। उसके बाद उन्होंने लाश से ही पूछने का फैसला किया कि अब तुम ही कुछ बताओ अपने बारे में। उस लाश को अब चूँकि वो तो जला दी गई थी, उसका अंतिम संस्कार हो गया था, उसके पास जो जो चीज़ें मिली थी उसके बारे में फिर से पता किया कि एक बार फिर से देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या मिली है। तो लाश के पास उसके कुछ अंडरगारमेंट्स, एक जीन्स ब्लू कलर की और एक कुर्ती। अब टोटल 4 कपड़े, बाकी ना कोई अंगूठी, ना कोई धागा, ना कुछ। और जो चीज़ें मिली थी वो भी नॉर्मल थी। तो जब चारों चीज़ों को, उनके अंडरगारमेंट्स को और आउटर लेयर को जब पुलिस वालों ने चेक किया, खासकर राजतिलक रोशन जी ने चेक किया, तो जब जीन्स देखी तो जीन्स एक नॉर्मल कॉमन कंपनी की थी जो लगभग लड़कियां या फिर लड़के उस कंपनी का पहन लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के। और जो अंडरगारमेंट थे वो भी नॉर्मल कंपनी के थे, उसमें भी कुछ किया नहीं जा सकता था। लेकिन जो लड़की ने कुर्ती पहन रखी थी वो कुर्ती थोड़ी अलग थी। वो कुर्ती ऐसा लग रहा था कि किसी बढ़िया डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की है, यानी कि ऐसा जो कंपनी ना चलाता हो, छोटा मोटा उसका एक बुटीक हो और वो अपनी बुटीक से कुछ खुद ही सिलता हो और खुद ही बेचता हो। अब उस कुर्ती को जब राजतिलक रोशन ने देखा तो उसके बारकोड को बाकायदा स्कैन किया और चेक किया कि ये कुर्ती कहाँ से आई है और किसने बेचा है। अब उसको जब स्कैन किया और चेक किया तो पता चला कि एक जयपुरिया कुर्ती है
और ये कुर्ती ई कॉमर्स साइट्स, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे अजियो हो, ऐसी साइट्स पे बहुत मात्रा में उपलब्ध है। अब ये चीज़ जब राजतिलक रोशन ने देखी तो उन्हें लगा चलो कुछ तो बात आगे बनी। लेकिन अब बात ऐसी आगे बनी कि समुद्र में सुई ढूंढने जैसा। हर वेबसाइट पे कुर्ती उपलब्ध है, तो किसने मंगाया, कब मंगाया, कैसे पता चले। तो उन्होंने कहा कि अब चाहे जैसे पता चले लेकिन हार तो नहीं माननी है। उसके बाद राजतिलक रोशन ने तमाम कस्टमरों की लिस्ट मंगाई जिन्होंने जनवरी यानी 1 जनवरी साल 2015 से लेके 21 दिसंबर साल 2015 यानी लगभग मोटा मोटी 1 साल तक जितने भी कस्टमर हिंदुस्तान में उस कुर्ती को खरीद रहे थे उन तमाम लोगों की लिस्ट अलग अलग साइट से मंगाई, उनके नंबर मंगाए। तो टोटल जो एक डाटा पहुंचा वो लगभग 18,000 लोगों का था। 18,000 ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने उस साइट से अलग अलग जगहों से, चाहे अमेज़ॉन से, चाहे मिंत्रा से, चाहे फ्लिपकार्ट से, इस कुर्ती को 1 साल के अंदर ऑर्डर किया था। अब इन्हीं लोगों में से उस लाश की शिनाख्त करनी थी जिसकी अब कोई सबूत या फिर उसका शरीर भी नहीं है, जला दिया गया, बस तस्वीर है। अब उन्होंने जीरो इन करना शुरू किया। साथ ही ई कॉमर्स साइट से कांटेक्ट करके सबकी जो मोबाइल नंबर थे वो भी मंगवा लिए। अब 2 चीज़ें, 18,000 का एक लंबा आंकड़ा और सबके मोबाइल नंबर यहीं से ढूंढना था। तो राजतिलक रोशन ने अब तमाम चीज़ों को फिल्टर करना शुरू किया कि कितने नंबर कहाँ के हैं। अलग अलग राज्यों के नंबर जब फिल्टर किए तो ये आंकड़ा कुछ 300-400 के आसपास पहुंचा। जो इस जोन में थे उन्हें लगा चलो कुछ तो नंबर कम हुए। उसके बाद और फिल्टर करना शुरू किया, तमाम लोगों के बारे में पता करना शुरू किया कि किसके एज ग्रुप कितने हैं, कौन अभी जिंदा है, कौन एक्टिव है, कौन नहीं है, किसने किसको गिफ्ट दिया। तो ये तमाम चीज़ें जीरो इन करते कराते लगभग 200 ऐसे थे जिन पे अब डाउट हो रहा था, क्योंकि कई नंबर बंद भी हो गए थे। कई ऐसे थे जिनकी शादी हो गई थी, रहने वाले कहीं और थे, शादी कहीं और हो गई। कई ऐसी लड़कियां थी जिनकी पोस्टिंग अलग राज्यों में हो गई। अब इन तमाम लोगों से सर्कुलेट करना था और जीरो इन करना था। अब पुलिस वालों ने, खासकर राजतिलक रोशन ने देखा कि लगभग 200-250 का आंकड़ा सिमट चुका है। तब उन्होंने कहा कि काम करो, कुछ टेक्नोलॉजी लगाओ और पता करो कि इनमें से कितने नंबर ऐसे थे जो उस्मानाबाद इलाके में एक्टिव थे। अब एक एक नंबर को जब ट्रैक किया गया तब उसमें से एक ऐसा नंबर निकला जो उस्मानाबाद में उस टाइम एक्टिव था, लगभग सेम तारीख पे। अब पुलिस वालों को कुछ नहीं चाहिए था, फौरन उस शख्स के बारे में पता किया गया कि ये कौन है। तो यहाँ भी जानने के बाद फिर मामला बदल गया। पता चला कि ये तो नागपुर की एक कंपनी में एक मैनेजमेंट है, उसका नंबर है और अलग अलग टाइम पे इसको अलग अलग लोग इस्तेमाल करते रहे। अब पुलिस वालों ने देखा, फिर परेशान कि चलो कुछ बात आगे बनी, लेकिन यहाँ फिर आके अटक गई। बहरहाल जब टाइम मैनेज किया गया कि उस टाइम पे कौन था, तो एक नाम निकल के सामने आया, प्रकाश चाफेकर। अब पुलिस वालों को पहली बार कोई नाम मिला था। पुलिस वाले फौरन जाते हैं प्रकाश चाफेकर के पास नागपुर, और वहाँ जाने के बाद पहले तो उससे मिलते हैं। मिलने के बाद थोड़ी सी बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर उस लड़की की डेड बॉडी की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या आप इसे जानते हैं। प्रकाश चाफेकर कहता है कि हाँ, इसे जानता हूँ। पूछते हैं कि कौन है, तो प्रकाश चाफेकर बताता है कि अरे ये तो मेरी कलीग है जिसका नाम था कांचन परदेसी। अब लगभग 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद पुलिस वालों के पास एक नाम था और वो नाम उस लाश था। फौरन पूछा गया कि ये कहाँ है। अब ये सवाल जब प्रकाश चाफेकर से पूछा गया तो उसने कहा मुझे नहीं पता। पुलिस वालों ने कहा 1 साल बाद तो हम कातिल को छोड़िए, अभी तक मरने वाले का पता नहीं लगा पाए हैं कि वो ठीक से रहता कहाँ है, कहाँ का है। बहरहाल पुलिस वालों ने जब एक नाम निकाला प्रकाश चाफेकर का, तो जांच पड़ताल भी प्रकाश चाफेकर के इर्द गिर्द घुमा दी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालना शुरू किया कि क्या पता यहाँ से कांचन की कोई आईडी मिल जाए। और ऐसे ही जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो वहाँ पे एक पोस्ट था जहाँ पे प्रकाश ने एक गेम का लिंक पेस्ट किया था और लिखा था कि फाइनली आई विन एंड फाइनली आई किल हर। अब ये पोस्ट काफ़ी था। पुलिस वालों ने प्रकाश चाफेकर को एक बार गिरफ्तार किया और तबीयत से पूछताछ करी। शुरुआत में इधर उधर की बातें ये घुमाता रहा, तमाम तरह की चीज़ें बोलता रहा, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो न जाने क्या कर दे। अंत में प्रकाश चाफेकर टूटता है और टूटने के बाद फूट फूट के रोता है और कहता है कि साहब मैंने ही मारा है और मजबूरी में मारा है।
अब पुलिस वाले 1.5 साल बाद पहले तो इत्मीनान की सांस लेते हैं और फिर पूछते हैं कि क्यों मारा। तब प्रकाश जो था एक कहानी सुनाता है। दरअसल प्रकाश चाफेकर पुणे में एक कंपनी में जॉब करता था। पहले से शादीशुदा था। इसकी बीवी का नाम था प्रतिभा। शादी के कुछ साल ही गुजरे थे। किसी पुणे में जॉब करने के दौरान इसकी मुलाकात कांचन से होती है। कांचन को ये देखता है, ये कांचन इसे देखती है। देखने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद दोनों में प्यार होता है। प्यार इस कदर आगे बढ़ता है कि जो कांचन है इस प्रकाश चाफेकर के प्यार में इस कदर सीरियस होती है कि इससे शादी करना चाहती है। शादी का ख्याल इसके भी मन में आता है, लेकिन ये मजबूर था कि पहले से शादीशुदा है। ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। इन दोनों का प्रेम प्रश्न आगे बढ़ ही रहा था कि प्रतिभा को इस बारे में भनक लग जाती है, यानी प्रकाश की बीवी को। जैसे उसे भनक लगती है वो प्रकाश से लड़ने झगड़ने लगती है। कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। प्रकाश को भी रियलाइज़ हुआ कि उसे धोखा दे रहा। वो फिर कंचन से पीछा छुड़ाने लगता है। वहाँ से अपनी पोस्टिंग चेंज करवा लेता है, नागपुर चला जाता है। लेकिन जब कांचन इधर देखती है कि बातचीत नहीं हो पा रही, वो बेताब पता करती है कि कहाँ गया। तो जाने के बाद जब उसे जानकारी मिली कि वो नागपुर गया है तो पीछे पीछे वो भी नागपुर निकल लेती है। और वहाँ पे जाने के बाद फिर लगातार उसके ऊपर दबाव बनाती है कि मुझसे शादी करो। कई बार उसने सुसाइड करने का भी प्रयास किया। तो जब इधर प्रयास किया तो वो डर गया। सोचा कि अगर ये सुसाइड कर लेगी तो मैं जेल में चला जाऊँगा। उसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन इधर फिर प्रतिभा को भनक लग गई। प्रतिभा फिर लड़ने झगड़ने लगी। तो ऐसे ही लगातार लड़ाई झगड़ा और कलेश घर में जब होने लगा तो फिर प्रकाश को भी लगने लगा कि अब इस कांचन से पीछा चाहे जैसे छुड़ा ले, ये तो गले ही पड़ गई है। उसके बाद एक प्लान बना। प्लान में सबसे पहले अपनी बीवी प्रतिभा को शामिल करता है। उसके बाद प्रतिभा अपने भाई दत्ता लाहौर को शामिल करती है। अब इस प्लान में टोटल 3 लोग थे। तीनों लोग का मोटिव था कि चाहे जैसे करके इस लड़की को रास्ते से हटाएं और ऐसे हटाएं कि फंसे वगैरह बिना। तो सबसे पहले प्लान के तहत जो दत्ता लाहौर है वो एक मैकेनिक का रूप लेता है। उसके बाद जो प्रकाश चाफेकर है 19 दिसंबर साल 2015 को उससे कांचन से कहता है कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। उसके बाद दोनों लोग वहाँ से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं। जाने के बाद रास्ते में पूरा सेटअप तैयार था। उस्मानाबाद में, जो उस्मानाबाद है, वहाँ के बाघोली में पहुँचने के बाद प्रकाश चाफेकर कार खराब करने का नाटक करता है। उसके बाद कार में मिस्त्री के रूप में दत्ता लाहौर आता है, प्रतिभा आती है। ये तीनों लोग मिलके पहले तो जो पाना और रिंच था उससे वार करते हैं। वार करने के बाद कांचन को बुरी तरह मारते हैं। उसके बाद गला दबा के उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद लाश को बाकायदा पहले चेक करते हैं कि कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, मोबाइल, सिम ऐसा कुछ भी ना हो। उसके बाद उस लाश को उसी कुएं में फेंकते हैं। कार को बड़े अच्छे से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब ये पूरी कहानी लगभग 1.5 साल बाद राज तिलक रोशन की सरपरोसी में जब निकल के सामने आती है, पूरी मर्डर मिस्ट्री सुलझती है। तब पुलिस वाले कांचन की फैमिली को ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद उनसे बताते हैं कि ऐसा कुछ हो चुका है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि वो भाग गई। उसके बाद फिर फाइनली चार्जशीट बनाई जाती है और मामला कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है। तमाम तरह के सबूत, तमाम तरह के गवाह, मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन, इन तीनों का कन्फेशन, ये तमाम चीज़ें जब कोर्ट के सामने रखी गई तो फाइनली अभी पिछली साल अगस्त महीने में सेशन कोर्ट ने प्रकाश चाफेकर, उनकी वाइफ प्रतिभा और दत्ता लाहौर जो कि साला था, इन तीनों को 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। फिलहाल अभी इन तीनों का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग में है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी ये तीनों जेल में बंद है और इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी कि कैसे 18,000 कुर्तियों के बीच से एक कातिल को ढूंढना था। तमाम पुलिस वाले हार गए थे, लेकिन राज तिलक रोशन एक ऐसे जहन दिमागी और जुनूनी पुलिस वाले जिन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को फिर इस कदर निखारा और तमाम सबूत इकट्ठा किए और अंत में कातिल की गिरबान तक पहुँचे और उसे फांसी के फंदे तक तो नहीं, लेकिन ताउम्र काल कोठरी में बंद करवा दिया। तो सैल्यूट है ऐसे पुलिस वालों को। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी से आपने कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। और मेरा जो दूसरा चैनल है जिस पे देश दुनिया की खबरें भी आती हैं, प्रखर ठाकुर, उससे भी आप लोग प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ।
तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।